कि राष्ट्रवाद ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है उसका केंद्र रहा है। काम के आधार पर ही हम वोट मांगते हैं। जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी उसका कुछ बोझ हमें ढोना पड़ रहा है और स्वाभाविक रूप में उसका कुछ नतीजा ये भी हो रहा है कि हमारे जो भी मध्य वर्ग के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं उनको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की जनता बगैर किसी अन्य बहकावे में आए हुए हमारे साथ खड़ी रही। हम सबको साथ लेकर आगे बढ़े हैं। विपक्ष की ये राजनीति हमेशा की रही है कि जब उनके पास कोई विषय नहीं होता वो संसद का सत्र चलने नहीं देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी का खास कार्यक्रम रूबरू। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुखातिब करवाते हैं जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। चुनावों में कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो कम दिखते हैं पर उनका काम बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उम्मीदवारों का चयन हो, प्रचार की रणनीति तैयार करना हो, इन कार्यों में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे साथ हैं बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय पी सहस्रबुद्धे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनबीसी हिंदी पर। सर, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव होना है। इस पूरे चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इन 5 राज्यों में बीजेपी किस तरह से अपना प्रदर्शन कर पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में एक नई शब्दावली एक दृष्टि से स्थापित की है। हम कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, यानी काम के आधार पर हमें वोट मांगने का जो अधिकार मिलता है जी, वो हमारी राजनीति का केंद्र है। तो उत्तर प्रदेश हो, बाकी राज्य हो, सब जगह हम अपने काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। और अगर आप देखेंगे कि विगत 4-4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का विषय हो, औद्योगिक और अन्य विकास की बातें हो, या कुल मिलाकर समाज के दबे कुचले, शोषित, पीड़ित इन वर्गों को न्याय देने की बात हो, बगैर कोई जातिवादी राजनीति में लिप्त हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं और जो एक दृष्टि से सभी तरीके की समस्याओं का एक केंद्र बन गया था और जिसके कारण लोग कहते थे कि ये उत्तर प्रदेश नाम है मगर ये तो बन गया है प्रश्न प्रदेश। तो प्रश्न प्रदेश को वाकई में उत्तर प्रदेश बनाने का श्रेय हमारी सरकार को जाता है 5 साल के कार्यकाल में। और इसलिए मुझे लगता है कि हम हमारे किए हुए काम के आधार पर वोट मांगेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता बगैर किसी अन्य बहकावे में आए हुए हमारे साथ खड़ी रहे। ब्राह्मणों को साधने की कवायद बड़ी तेज हो रही है, चाहे बीएसपी की तरफ से हो चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रणनीति तैयार कर रही है जिससे ब्राह्मणों का जो वोट बैंक है वो आपसे छिटक न पाए? क्योंकि चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, दोनों पार्टियां अपने स्तर से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि ब्राह्मणों को पूरी तरह से अपने साथ में लिया जाए। देखिए, उनकी राजनीति हमेशा यही रही है और न केवल उनकी, कांग्रेस की। आप एक ज़माने में देखते थे कि हमारे यहाँ खाम रणनीति यानी क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, ऐसा एक शब्द प्रयोग बन गया था। एक MY मुस्लिम और यादव ये बन गया। मुझे आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ क्या कोई ऐसी शब्दावली जुड़ जाती है? किसी ने ऐसा जोड़ने का प्रयास भी कर पाया है कोई? ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है, तो वो अपने दिल की गहराइयों से कहते हैं। हमारे लिए ये केवल नारा नहीं है, हम सबको साथ लेकर आगे बढ़े हैं। इसलिए चाहे दलित समुदाय हो, चाहे यादव समुदाय हो, चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, सभी समुदायों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी पकड़ है और ये समुदाय भी मैं मानता हूँ कि विकास की राजनीति के साथ पूरे तरीके से जुड़ गए हैं। सर, जनसंख्या नियंत्रण कानून को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या इस कानून में कुछ सुधार की ज़रूरत है या आपके हिसाब से ये कानून लागू कर देना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस विषय पर देश में अभी एक डिबेट चल रही है। जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए, इस विषय में तो कोई दूसरा मत है नहीं।
नियंत्रण तो करना ही है, और ये कुछ बहुत संशोधन पहले की- के ज़माने से चल रहा है, जिसी के कारण परिवार नियोजन मंत्रालय बना, तो जिसको बाद में हमने परिवार कल्याण मंत्रालय बनाया। तो ये जो बिंदु है, इसके बारे में कोई असहमति नहीं है। इसको कैसे करे, इसके बारे में तरह तरह के मत आ सकते हैं। उसी मतों का एक दृष्टि से रिफ्लेक्शन जनसंख्या नियंत्रण कानून में आया है। मैं मानता हूं कि इसके बारे में सघन चर्चा हो रही है, जो अच्छा है लोकतंत्र के लिए। सर, अगर मानसून सत्र की बात की जाए तो समय से पहले ही मानसून सत्र समाप्त हो गया। विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। राज्यसभा की कार्यवाही से वेंकैया नायडू जी भावुक हो गए। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? आप एक राज्यसभा सांसद भी हैं। देखिए, विपक्ष की ये राजनीति हमेशा की रही है कि जब उनके पास कोई विषय नहीं होता, वो संसद का सत्र चलने नहीं देते। पॉलिटिक्स ऑफ पैंडेमोनियम हम कहते हैं उसको, कि इस तरीके से संसद को ठप करने की ये राजनीति है। और इस विगत सत्र में तो इसको चरम तक ले जाया गया। जिस पद्धति से सेंटर टेबल पर कूदकर और लोगों ने चेयर की तरफ फाइलें फेंकी, मुझे नहीं लगता कि संसद के विगत 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा हुआ होगा। ये अप्रत्याशित है, ये अभद्र है, ये अवांछनीय है। इसकी जितनी कड़ी निंदा हम करें कम है। अरे, सरकार का विरोध आप जरूर करिए, मगर संसद की गरिमा को इतनी ठेस आप पहुंचा रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी का भाव नहीं है आपके पास। मुद्दों के अभाव में उन्होंने इस तरह यही हो रहा है जी। अगर सरकार की तो तैयारी थी। हमने तो कोरोना के विषय में सदन ने देखा कि पूरे एक दिन, सत्र शुरू होने के दूसरे दिन चर्चा हुई, अच्छे तरीके से चर्चा हुई, सभी सांसदों को बोलने का अवसर मिला। उसके बाद भी हम चर्चा करने के लिए किसान के विषय पर तैयार थे। उसमें किसान कानूनों की भी चर्चा आती थी, कोई रोक नहीं पाता उसमें, मगर इनको चर्चा में रुचि थी ही नहीं। इनको तो केवल बवाल खड़ा करके सुर्खियां हड़पने की नीति थी। तो इससे संसद की गरिमा को ठेस पहुंची और लोकतंत्र की अपूरणीय क्षति हो गई। महंगाई सर अपने चरम पर है। अब मुद्दों की अगर बात हुई है तो ये मुद्दे भुलाए नहीं जा सकते। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि जारी है। रसोई गैस की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आप देख रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जब धीरे धीरे 1000 रुपये के करीब पहुंच जाती है, तो आप एक गरीब व्यक्ति से किस तरह से ये उम्मीद रख सकते हैं कि 1000 रुपये का सिलेंडर हर महीने में वो उसका मैनेजमेंट कर पाएगा? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि सर कि ये बढ़ती महंगाई से आपका मध्यम वर्ग पूरी तरह से टूटता चला जा रहा है? देखिए, इस विषय में पहले से हमने कहा है, वित्त मंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले इसका खुलासा भी किया है कि जो अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी, उसका कुछ बोझ हमें ढोना पड़ रहा है, और स्वाभाविक रूप में उसका कुछ नतीजा ये भी हो रहा है कि हमारे जो भी मध्य वर्ग के लोग हैं या गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। मगर जिस पद्धति से ऑयल बॉन्ड्स बनाए गए थे, जिस पद्धति से बेतहाशा खर्चे किए गए थे, इस सब का मिला जुला ये परिणाम है। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सरकार इस विषय में ज़रूर बहुत सजगता से, संवेदनशीलता से कुछ न कुछ कारगर उपाय कर रही है, ढूंढ रही है। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि सब्सिडी जिस पद्धति से प्रधानमंत्री ने अपील की थी, तो कई लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, जिसके कारण उज्ज्वला हमारे देश के गरीब और निर्धन वर्ग तक पहुंचना संभव हो पाया। तो इसी पद्धति से, और जो माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहते आए हैं कि विकास, उसमें आर्थिक विकास भी सम्मिलित है, ये कोई केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं हो सकता, ये एक जन आंदोलन होना चाहिए। और इसलिए जनता को भी अपना जो भी सहभाग देना आवश्यक होता है, वो जनता ने देना चाहिए। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। विपक्ष का आरोप है कि आपके पास काम नहीं है, इसी कारण लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मुद्दे आप उछाल रहे हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, विपक्ष का पहला मुद्दा जो है कि काम नहीं है, इससे अधिक हास्यास्पद और अवास्तविक कोई बात नहीं होगी। कितनी बातें मैं गिनाऊं। प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाने में इनिशिएटिव लिया और अलायंस का कार्यालय गुड़गांव में बन गया।
क्या यह हमारा काम नहीं है? बजट जो हम प्रस्तुत करते थे और मान्य होते होते, उसको सम्मति मिलते होते मई का समय आ जाता था और बजट पर प्रारंभ होता था काम जुलाई महीने में, जिसके कारण पहले 3 महीने बेकार चले जाते थे। हमने बजट की तिथि को फरवरी में लाया और पूरा साल जो भी बजट का प्रावधान है, जो भी वित्तीय प्रावधान किया है, उसका 100% खर्चा हो, इसकी व्यवस्था की। क्या हमने ये मूलभूत परिवर्तन नहीं लाया? क्योंकि जब आप मार्च महीने में जो भी बजट का हिस्सा बचा है उसको खर्चा करने की भागदौड़ में लग जाते हैं तो पैसे गलत तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हमने करप्शन को रोका है, हमने किसानों का सवाल हो, श्रमिकों का सवाल हो, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी संरचनात्मक बातें कहते हैं, उनके विकास की बात हो, हमारे देश के एकात्मता के साथ खिलवाड़ करने वाले जो बिंदु थे, चाहे धारा 370 हो, चाहे तलाक के विरोध में कानून करने की बात हो, ये सब हमने किया है। ईशान्य भारत में जो अभी कार्बी आंगलोंग के साथ जो मतलब वहाँ के जो भी अलग सोचने वाले लोग थे, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, वो वाली बात हो, बहुत सारी बातें हैं कि जो सरकार के प्रोग्रेस कार्ड का एक हिस्सा बनती है। इसलिए काम के आधार पर ही हम वोट मांगते हैं। तो इस आधार पर अगर देखा मगर राष्ट्रवाद की जो बात है, मैं अब उसको सामने ला रहा हूँ कि राष्ट्रवाद ये तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका है उसका केंद्र रहा है। हमने हमेशा कहा है कि हम राष्ट्रवाद के आधार पर सामाजिक समरसता, स्त्री पुरुष समानता, इन सारे बिंदुओं को लेकर राष्ट्रीय एकात्मता स्थापित करते हुए विकास की राजनीति करेंगे, अंत्योदय का पक्ष रखेंगे। इस आधार पर सर देखा जाए, अगर इसी आधार पर बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में फिर से पूर्ण बहुमत आपको मिल पाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो उसके पीछे की ऐसी क्या वजह है कि लगातार तीसरी बार देश की जनता आपको पूर्ण जनादेश दे? बहुत सारी वजह है। सबसे अहम वजह है कि जो नेतृत्व हमारा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो परिवर्तन लाया है देश में, मैं आपको इतिहास के पन्ने पलटकर थोड़ा 2013 में लेकर जाऊंगा। 2013 में देश में क्या माहौल था? राजनीतिक वर्ग की और उपहास और उपरोध से उनकी ओर देखना, धज्जियाँ उड़ाना, उनके प्रति व्यंग करना। अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया तो उनके पीछे जन समर्थन जुट गया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक वर्ग के प्रति ऐसा एक निराशा का वातावरण फैलाने वाले लोग थे। आज मुझे बताइए कि राजनीतिक वर्ग को उपहास का विषय, व्यंग का विषय बनाने का जो क्रम था, क्या उसको रोक नहीं लगी है? क्या सरकार नाम की जो वस्तु है और सरकार में काम करने वाली ब्यूरोक्रेसी है, क्या इनके अंदर एक उद्देश्य पूर्णता स्थापित नहीं हुई है? अगर प्रधानमंत्री जी हिसाब मांगते हैं, प्रगति नाम का जो प्रयास चलता है वो क्या है? वो हिसाब मांगने का है। इसके पहले किसी ने क्यों हिसाब नहीं मांगा ब्यूरोक्रेट से? क्योंकि मैं आपसे हिसाब तभी मांग पाऊंगा जब मुझे हिसाब देने की हिम्मत होगी जी। तो प्रधानमंत्री जी हिसाब मांग रहे हैं, काम का लेखा जोखा ले रहे हैं। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके आधार पर हम लोगों के पास जाएंगे और लोग निश्चित रूप में 2024 में भी हमारे पीछे खड़े रहेंगे, क्योंकि इतने सारे 7 वर्ष के 7-7.5 वर्ष के कार्यकाल में न एक भी भ्रष्टाचार का धब्बा है, न आतंकवाद को पनपाने देने की कोई चेष्टा को सफल होने दिया है। हमने हमेशा उसके बारे में काम किया है। धारा 370 जैसा विषय हो, ट्रिपल तलाक जैसा विषय हो, इसके बारे में निर्णायक भूमिका लेते हुए बरसों से जो अटके हुए बिंदु थे, विषय थे, मसले थे, उनको हमने सुलझा दिया है। तो देश में ऐसी ढेर सारी बातें हैं जिसके कारण जनता यही चाहती है कि इसी पद्धति की ये सरकार चली रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े। NBC हिंदी को सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद विनय पी सहस्रबुद्धे जी। अगले हफ्ते हम आपको फिर एक ऐसी ही शख्सियत से मुखातिब करवाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं होगा, देश और समाज के लिए निरंतर प्रतिबद्ध होगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।